वेलकम बैक। एक हफ्ते बाद आपसे सीधा मुलाकात हो रही है। एक अच्छा खासा मुझे टाइम मिला है, तो इसीलिए आप पूरा इस लिस्ट को देख सकते हैं कि आज मैं आपसे किस विषय पे बात करना चाहता हूं। शुरुआत में आज तक के उस थर्ड पोजीशन से करूंगा, फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस, मास्टर स्ट्रोक, खेल खिलावा, क्या क्या चीजें हैं, क्या दिखावा है, वो सारी बात आपसे मैं करूंगा। ये देखो, शुरुआत करूं आज तक की रेटिंग से, तो आप सबको पता है कि आज तक अब थर्ड पोजीशन पे आ गया है। 14 साल से नंबर 1 था। इससे पहले इसकी बादशाहत को रिपब्लिक भारत ने, आप सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में कैसे एक मीडिया ट्रायल चलाया था और दर्शकों का एक हुजूम अपनी तरफ आकर्षित भी किया था। और साथ ही साथ अब टीआरपी घोटाला भी आया था। आप सबको पता था, आप सबको यह भी याद होगा कि टीआरपी स्कैम को लेकर के काफी कई कई महीनों तक इसको सस्पेंड कर दिया गया था। न्यूज चैनल्स के लिए टीआरपी रेटिंग्स बाकी की सीरियल्स के लिए आती थी, बाकी चैनल्स के लिए आती थी, लेकिन न्यूज की क्या टीआरपी है वो सस्पेंड कर दी गई थी। लेकिन अब आना शुरू हुई है। अब खबर यह है कि अब टीवी9 भारतवर्ष ने इस लिस्ट को टॉप किया और लगातार दूसरी या फिर तीसरी बार फिर से टॉप किया है और आज तक वो तीसरे पायदान पर पहुंच गया। लेकिन क्या फर्क मुझे और आपको पड़ता है कि एक चैनल नंबर 1 है, एक नंबर 3 है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि चैनल आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं और आपको किस दिशा में सोचना है और क्या कहलवाना चाहते हैं, उस पर एक काम करते हैं। चाहे वो प्राइम टाइम हो, चाहे वो डिबेटिंग टाइम हो, या फिर मॉर्निंग का शो हो, चाहे जो भी हो, आपको पता है कि इनकी आदत नहीं बदलती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मीडिया हाउस को उससे फर्क पड़ता है कि एडवर्टीजमेंट के जो रेट्स है वो उसी पर निर्धारित होते हैं। कोई अगर नंबर 1 चैनल उसी एडवर्टीजमेंट का 10 रुपए लेगा, तो वहीं एग्जांपल दे रहा हूं, और दूसरा चैनल जो तीसरे नंबर पे है वो उस चीज के लिए 7 रुपए 5 रुपए ही ले सकता है। तो रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं 3 एंकर के नाम आपके सामने देता हूं और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति किस दिशा में आपको हर बार मोड़ना चाहता है। अंजना कश्यप, रवीश कुमार और सुधीर चौधरी, इन 3 एंकर के नाम मैंने दे दिए हैं। अपनी डिबेट में चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लास्ट में आपको किस बात पर और किस सोच तक ले जाते हैं और किस आइडियोलॉजी पे आपको फोर्स करके तमाचा लगा करके चले जाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब सेकंड बात करेंगे हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को लेके। इमरान खान की सरकार के लिए विपक्ष के द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आप सबको पता है अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। अविश्वास का सीधा सा मतलब होता है कि आपने राज करने का जो अधिकार है वो खो दिया है, क्योंकि आप बहुमत में नहीं, आप अल्पमत में आ चुके हैं। आप सभी को याद दिला दूं कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव भारत में होने जा रहा था, तो 2018 में आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। 2-4 पार्टी भी छोटी मोटी, उनसे भी कहा गया कि आपको भी हाथ पीछे खींचना चाहिए। तो उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और बीजेपी की सरकार ने बहुत ही आसानी से उस अविश्वास प्रस्ताव को आसानी से पास कर लिया। इमरान खान के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि अविश्वास प्रस्ताव को किस तरह से इस चुनौती को पार पाया जाए। देखो, आप सबको पता है 2018 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं। इमरान खान की सरकार को 172 से भी ज्यादा सीटें आई थी, जो कि बहुमत के लिए काफी होती सरकार बनाने के लिए। छोटी मोटी जितनी पार्टी थी, सबने इमरान खान का साथ दिया था। आपको उस वक्त का पता है 2018 में क्या हुआ था। पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेता थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार यानी करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, घोटाले थे, महंगाई बढ़ी हुई थी। तो अच्छे दिन है वाला जुमला वहां भी चल रहा था कि मैं आऊंगा, इकोनॉमी को रिवाइव करूंगा। लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन हाँ, अपनी बयानबाजी से जो इमरान खान कर सकते थे वो किया। अब दोस्त, क्या होता है कि 20 मार्च 2022 को इमरान खान के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाले 2 पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी कि कुछ सीटें कम हो गई हैं। ऐसे ही फिर 24 मार्च को कई सारी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो साफ तौर पे देखने लगा कि हाँ, इमरान खान की जो सरकार है वो अल्पमत में साफ तौर पर आ चुकी है। 25 मार्च को विपक्ष ने संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और 31 मार्च को इस पर चर्चा होने की बात की गई। अब 30 मार्च को क्या होता है कि इमरान खान की और जो पाकिस्तान के जनरल हैं बाजवा, उनके बीच एक मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती है। और इसी मीटिंग में पूरा तय हो गया कि आगे की पट कथा क्या होने जा रही है। पाकिस्तान संसद के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। आने वाले 3 महीनों के अंदर वहां पे फिर से चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे और फिर से दोबारा से वहां पे इमरान खान आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, 30 मार्च को, 31 मार्च को अगर चाहते इमरान खान, वैसे इस बात को बहिष्कार करा सकते थे। लेकिन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मिलकर के इमरान खान ने साफ
तौर पे कहा कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए और कुछ इस तरह से आप उस रिपोर्ट को फ्रेम कीजिए जिसमें यह बात सामने निकल के आनी चाहिए कि इन लोगों के जो तार हैं विदेशों से मिले हुए हैं, विपक्षी पार्टी के, और पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को दिखाया, संसद में पेश किया और संसद को भंग करा दिया। सब ये स्ट्रेटेजी होती है। विपक्ष को राष्ट्र विरोधी बना दिया और खुद को, इमरान खान ने खुद को एक राष्ट्र प्रेमी बता दिया। जब यहां पर मैं कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था तो पता चला कि पाकिस्तान में अभी भी जितने युवा वर्ग हैं और महिला वर्ग हैं वो आज भी इमरान खान से काफी प्रभावित दिखाई देते हैं। और आने वाले वक्त में जब वोटिंग होगी तो आपको जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान का पलड़ा उस वक्त भी भारी दिखाई देगा। कह सकते हैं कि इमरान खान ने खुद को अपना एक राष्ट्रवादी नेता या फिर एक चेहरा के तौर पे प्रोजेक्ट किया। यह स्ट्रेटेजी थी, ये कमाल था जो इमरान खान ने कर दिया। अब बात करते हैं कश्मीर फाइल्स को लेकर के। देखो, इसकी बात करना जरूरी है, इस पे मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूं, जाके देख सकते हैं। लेकिन तो कश्मीर फाइल्स को लेकर के जितने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो अपने ट्विटर से उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि द कश्मीर फाइल ने 3 दिन के अंदर 238 करोड़ का व्यापार कर लिया। बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप सबको पता है कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म पे जब सेलिब्रिटी जाता है अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ पर सवाल जब पूछा जाता है द कश्मीर फाइल्स को लेकर के, तो वहाँ पर एक्टर के द्वारा उसके समर्थन में बात कही जाती है। तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझिए। ऐसा नहीं है कि द कश्मीर फाइल को लेकर के बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, तापसी पन्नू, आमिर खान और बहुत सारे लोग हैं। अब तो अक्षय कुमार और अजय देवगन तो हमेशा से हम कहते हैं कि चलो इनका तो मान के चलते हैं। कंगना रनौत हैं, अभिषेक बच्चन, इन्होंने इसके समर्थन में बात कही है। तो आप अब ये मत सोचिएगा कि इन्होंने ऐसा बोला है तो इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड अब चेंज होने जा रहा है। आप सबको पता है कि हम कई बार सुनते आ रहे हैं कई सारे लोगों के द्वारा, जो बॉलीवुड था उसने हिंदू को हमेशा से गंदा दिखाया और मुसलमानों को बहुत अच्छा दिखाया। फिर लोग कहने लगे द कश्मीर फाइल्स को लेकर के सबकी ऐंठ अब जेब के अंदर आ चुकी है, सबकी ऐंठ है वो सब खुलने लगी है और अब बॉलीवुड बदलने जा रहा है। नहीं दोस्त, मैं ऐसा नहीं मानता और आपको भी नहीं मानना चाहिए। बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं, ये अपना एक बिजनेस करना चाह रहे हैं। आमिर खान ने द कश्मीर, अब एक बात सुनिए, कुछ एक लॉजिक लगा लीजिए। द कश्मीर फाइल्स सुपर डुपर हिट है, इससे पहले ही फिल्म आई है और इसके बाद भी फिल्म आई है। आरआरआर को हम छोड़ देते हैं, वो तो हिट हो नहीं थी, लेकिन आरआरआर से पहले फिल्में आई हैं वो इतनी नहीं चली जितनी ज़्यादा द कश्मीर फाइल चली। इसको तो शुरुआत में इतनी स्क्रीन्स भी नहीं मिली थी जितनी स्क्रीन इसको मिल गई है। अब मिलना शुरू हुई है और तो उसने कमाई करना शुरू की है। लोगों का प्यार मिल रहा है और जो उसके खिलाफ है लोग उस पर हेट दिखा रहे हैं। एक तरह से इमोशनल कनेक्ट हो चुका है, टच हो चुका है। तो लोगों की भावनाओं को अगर कोई आहत करेगा तो लोगों की भावनाओं का वो शिकार बन जाएगा। और किसी भी बॉलीवुड के द्वारा अगर ये कहा जाता है कि पूरी प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है तो उसका बॉयकॉट होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पे हमने कई सारे इन्फ्लुएंसर को देखा, जब उन्होंने बोला कि पूरी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है तो वहाँ पर सिंपल सी तौर है, वहाँ बॉयकॉट शुरू हो गया, हेट कैंपेन शुरू हो गया। वहीं अभिषेक बच्चन से जब इंटरव्यू में पूछा गया आपको कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या बात है, तो कहते हैं तो कश्मीर फाइल्स तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मिला भी नहीं है जिसने उस फिल्म को देखने के बाद कहा हो कि फिल्म बहुत गलत है। आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से बात नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति की फिल्म में तभी जान पा रहा हूं जब द कश्मीर फाइल्स की वजह से वो व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहा है। वो द कश्मीर फाइल्स की पब्लिसिटी का सहारा लेकर के वो न्यूज में बन रहा है और फिर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इसलिए बोला है क्योंकि उसकी 10वीं फिल्म आने वाली है। मतलब 10वीं है, कौन सी फिल्म है वो आने वाली है। आमिर खान इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको आमिर खान ने कश्मीर फाइल को लेकर के अपना बयान दिया तो चड्ढा सिंह जो मूवी है उसका प्रमोशन, उसके लाइमलाइट में बातचीत हो, वो सारी बातें हैं, वो सबको ध्यान में रख करके वो साफ तौर पे इसका स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो मुझे फौरी तौर पे या फिर साफ तौर पे दिखाई देता है। और दूसरी तरफ अगर आप लास्ट में एक चीज़ कहूँ तो सिर्फ यही है कि भैया लोगों की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इनके सेंटिमेंट्स को थोड़ा पुचकारिए और अपना बिजनेस बनाते चलिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अपने प्लेटफॉर्म से बात इन सेलिब्रिटीज ने नहीं की है। वो प्रमोशन अपनी फिल्म के लिए करने आए थे, किसी ने सवाल पूछ दिया, उसमें हाँ कर दिया। और भैया क्यों हाँ किया? आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां अपनी इस फिल्म का वो कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे। अच्छा कौन सी फिल्म थी? चड्ढा सिंह की प्रमोशन कर रहे थे, तो उसको पब्लिसिटी, कश्मीर फाइल के सहारे इनको पब्लिसिटी मिल गई। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अब आखिरी बात मैं कर लेता हूं शिवपाल यादव की। सुनने में आ रहा है कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने किसी को फॉलो कर लिया, बीजेपी के नेताओं को फॉलो कर लिया, योगी आदित्यनाथ से मिलकर के आ गए। सुनने में आया कि वो
क्या कहते हैं, सुनने में आया है कि वो अमित शाह से भी मिलके आए हैं। देखो, योगी आदित्यनाथ से मिलना, हम कह सकते हैं कि एक शिष्टाचार भेंट हो सकती है शिवपाल यादव के द्वारा, क्योंकि 2017 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, कुछ दिनों के बाद अपर्णा यादव भी गई थी उनसे मिलने और शिवपाल यादव भी गए थे। अपर्णा यादव तो गौशाला तक में गई थी और चुनाव से ठीक पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन कुछ कयास भी ऐसे लग रहे थे कि शिवपाल यादव भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, उनको नहीं जाने दिया। सब कुछ सेट हो चुका था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अखिलेश यादव ने, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जीत के बाद अखिलेश यादव ने विधायक दलों की बैठक बुलाई और उसमें जितने भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, विधायक थे, उनकी बैठक बुलाई। उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था। फिर सुनने में ये आया कि फिर दोबारा से जो अलाइड जो ग्रुप्स थे, जो उनके साथ जिन पार्टियों ने अलायंस किया था, उनके भी नेताओं को बुलाया गया, तो सब शिवपाल यादव नहीं आए थे। चुनाव के वक्त आपको याद होगा शिवपाल ने साफ तौर पे बोला कि मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेताजी थे, अब अखिलेश यादव को हमने नेताजी मान लिया। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि आप सिर्फ हमारे गठबंधन साथी से भी ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये सोच के चलिएगा। और किस बात पे क्या बात हुई होंगी वो पता नहीं। अपेक्षा इनको ये थी कि शायद समाजवादी पार्टी सत्ता के अंदर आ जाएगी, लेकिन नहीं आई है। अब क्या होता है, एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक, मैं खबर पढ़ रहा था तो बताया गया था कि जो विधायक दलों की मीटिंग और जो अलाइड जो दल हैं उनके विधायकों की मीटिंग से पहले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच में मीटिंग हुई थी, जहां पर शिवपाल यादव ने यह कहा था कि हम थोड़ा सा और विस्तार चाहते हैं अपना। इस पे अखिलेश यादव ने मना किया या फिर बात नहीं बनी और बात बिगड़ जाती है जब मीटिंग बुलाई जाती है अलाइड विधायकों की, अलाइड अलायंस वाली पार्टी की विधायकों की, तो उसमें शिवपाल यादव नहीं पहुंचते। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि गुस्सा है इसलिए नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए, कयास मतलब कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो शिवपाल यादव को बीजेपी क्या कर सकती है, वो आजमगढ़ की जो सीट है ना, वहां से राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट कर सकती है। अब सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी शिवपाल यादव को टिकट क्यों देगी? क्या टिकट देकर कुछ फायदा बीजेपी को होने जा रहा है? अगर बीजेपी को फायदा होगा तो बात बनेगी, अगर नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। लेकिन कुछ तो बेस है शिवपाल यादव का, एक बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन आपको एक आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं और इसी पर बात अपनी खत्म करूंगा। विस्तार से इस पर विश्लेषण हो सकता है, लेकिन टाइमिंग मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा हो चुकी है। 2017 और 2022 के 2 विधानसभा चुनावों की जीत जाने के बाद भी शिवपाल अपना अलग से कोई करिश्मा तो नहीं दिखा पाए हैं जो बीजेपी को शिवपाल यादव में कुछ फायदे वाला सौदा दिखाई दे। इसके आगे मैं इसको डैश 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 करके छोड़ रहा हूं। एक लास्ट खबर मैं आपको बता देता हूं। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए तेवर के साथ हमेशा लगातार अब मैं आपको मिलता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।